Hello everyone, welcome back to the series called Editorials Made Easy by Team Raj Malhotra IAS। इस सीरीज में आज द हिंदू न्यूज़पेपर में मिस्टर अशोक लवासा, जो कि हमारे फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, उनका एक आर्टिकल आया है अबाउट डीलिमिटेशन। अगर आपने 2024 प्री देखा है तो उसमें भी डीलिमिटेशन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन आया था दैट हाउ मेनी टाइम्स डीलिमिटेशन कमीशन हैज़ बीन अपॉइंटेड। अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टूडेंट्स को ये बात पता है कि डीलिमिटेशन कमीशन है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या इसका डायरेक्ट रेफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में? इज इट एक्सप्लिसिटली मैंशनड और इम्प्लिसिटली मैंशनड? डीलिमिटेशन कमीशन के क्या फंक्शंस होते हैं, इसके लिए क्या क्राइटेरिया अडॉप्ट किया जाता है? अब इस तरह के क्वेश्चंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इफ़ वी नो द फैक्ट कि पिछली बार ये डिसाइड किया गया था कि 2026 तक के लिए लोकसभा की सीट्स को फ्रीज किया गया है। अब क्योंकि हम 2025 में आ गए हैं, नेक्स्ट ईयर 2026 में डीलिमिटेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन इवन इन 2025, 26 और 27। सो इन ऑल सेंसेस वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर डीलिमिटेशन कमीशन। अब इस आर्टिकल में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है वो है ये कि इसने बताया, आर्टिकल ने हमें, कि एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ये कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन कमीशन के साथ आर्टिकल 82 लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन और आर्टिकल 170 स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा की डीलिमिटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें पॉपुलेशन के बेसिस पे बात की गई है। तीसरा, इसने बताया कि 1951-52 की इलेक्शन के टाइम पे कितनी सीट्स थी, कैसे ये सीट्स बढ़ती चली गई और आज 543 सीट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। राइट, तो एक क्विक प्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो आप अपने मेंस में भी यूज़ कर सकते हो। देन इसमें इन्होंने एक टर्म के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया, वो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आई होप इस टर्म को आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मैं अपने इस लेक्चर में इसके बारे में एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। देन पॉपुलेशन क्राइटेरिया की बात की गई है, यहाँ पर हैं टर्म्स फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, देन देयर इज न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, राइट, देन देयर आर सो मेनी सच टर्म्स विच हैव बीन यूज्ड इन दिस आर्टिकल। अब इस आर्टिकल के बेसिस पर इन्होंने लास्ट में रिकमेंडेशन भी दी है कि किस तरह से हम टोटल फर्टिलिटी रेट के बेसिस पर एक प्रोपोर्शनल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन की एक बहुत वर्केबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बट इफ देयर इज समवन हु इज अ बिगिनर, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए ये सारी टर्म्स बाद में इंपॉर्टेंट होती हैं, उससे पहले कुछ बहुत सी बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में आज मैं आपको वो बेसिक चीज़ें बताने के साथ साथ इस एडिटोरियल को सिंप्लीफाई करूँगा। सो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम लोकसभा इलेक्शंस की बात करें जिन्हें हम जनरल इलेक्शंस बोलते हैं, तो वो एक साथ पूरे के पूरे देश के लिए होंगे। एक साथ का मतलब है इट कैन बी इन वेरियस फेजेस, लेकिन उसका रिजल्ट एक साथ आएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविज़न किया कि हमारे देश में इलेक्शंस के लिए हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एक स्टेट है, स्टेट मीन्स यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, वेस्ट बंगाल है, यूपी है, बिहार है, तमिलनाडु है, केरला है, असम है, बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब हर स्टेट में हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है कि इस स्टेट को लोकसभा में कितनी सीट्स मिलेंगी, यानी कि इस स्टेट में से कितने मेंबर्स चुने जाएंगे लोकसभा के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। अब जितनी भी उस स्टेट को हम लोकसभा में सीट्स देंगे उतने ही वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए कितने भी लोग आ सकते हैं। कोई बीजेपी से हो सकता है, कोई कांग्रेस से हो सकता है, कोई किसी रीजनल पार्टी से हो सकता है, कोई किसी कोलिशन पार्टी को रिप्रेजेंट कर सकता है, या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़ा हो सकता है जो किसी भी पार्टी से ना हो। राइट, अब कितने भी लोग खड़े हो जाएं, लेकिन इलेक्ट सिर्फ एक ही इंसान होगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक ही आदमी इलेक्ट होगा, एक ही इंसान इलेक्ट होगा, इसलिए ये बन गई सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जब हम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं तो जीतेगा कौन, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल गए, चाहे फिर उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं भी मिली। अब इमेजिन करते हैं एक जगह पर 5 लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो किसी एक इंसान जिसको 25% से ज़्यादा वोट्स मिल गए
5 लोग कॉन्टेस्ट कर रहे थे और 25% से ज़्यादा वोट्स मिल गए, वो इलेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिल गए वो पास कर जाता है, इसको मीन्स कि वो इलेक्ट हो जाता है। इसमें आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं चाहिए कि आपको 50% से ज़्यादा वोट्स मिलेंगे आप तभी जीतोगे। इसका जो होता है मेथड जिसमें हम देखते हैं कि उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिले, 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी मिले, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है जो हमारे देश में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए या इसके लिए आप बोल सकते हो राज्यसभा इलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस, वहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जहाँ पर किसी इंसान को जिसको मैक्सिमम वोट्स मिल गए अमंग ऑल द कॉम्पिटिटर्स वो इलेक्टेड कैंडिडेट बन जाता है। अब सवाल आता है कि जब 1951 में हमने पहला इलेक्शन कराया, उस समय पर एक तो इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स का जो जोग्राफिकल सेटअप था वो बहुत ही डिफरेंट था। फॉर एग्जांपल पंजाब था तो हरियाणा नहीं था, हिमाचल नहीं था, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स बहुत ही डिफरेंट थी। अब उस टाइम पर पॉपुलेशन भी डिफरेंट थी, बेसिस दैट हमने एक एक्स नंबर ऑफ सीट्स फिक्स किया था हमारी लोकसभा के लिए। अब उन सीट्स को हमने बाकी सभी स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ पॉपुलेशन। फिर धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता चला गया, तो डिफरेंट डिलिमिटेशन की प्रोसेसेस जहाँ पर की गई। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन ये बोलता है कि हर 10 साल के बाद इंडिया में एक जनगणना की जाएगी, सेंसस होगा। बेसिस दैट सेंसस जो नई पॉपुलेशन होगी उसके आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करेंगे। अब ज़रूरत पड़ेगी तो सीट्स का नंबर भी बढ़ेगा, ज़रूरत पड़ेगी तो सीट्स का जोग्राफिकल एरिया भी ऑल्टर किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। लेकिन पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी ड्यूरिंग द 1970s एंड 80s टाइम वो बहुत एक्सपोनेंशियल थी, बम्बार्डमेंट हो गया था पॉपुलेशन ग्रोथ का। उस टाइम पर ये डिसीजन लिया गया था कि हम अभी लोकसभा की सीट्स को और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे, तो उसको हमने फ्रीज किया। 42nd अमेंडमेंट के बाद मल्टीपल टाइम ये अमेंडमेंट होती चली गई। पहले हमने 1971 के बेसिस पे रखा, फिर 1981 का बेसिस किया, 1991, 2001, 2011, अब करते करते हम इसको 2026 के बाद के सेंसस तक लेके चले गए। लेकिन पॉपुलेशन तो जेन्युइनली इंक्रीज हो रही थी, तो बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन हुआ, तो एक डिसीजन लिया गया कि नंबर ऑफ सीट्स ना बढ़ाई जाए, लेकिन पॉपुलेशन में एक एमपी के साथ कितने लोग जुड़ते हैं, मींस कितने वोटर्स हैं जो एक एमपी चुनते हैं, इसके नंबर को तो हम नियरली प्रोपोर्शनेट कर सकते हैं। इसको नियरली हम ऐसा कर सकते हैं कि प्रोपोर्शनेटली एक एमपी के पीछे इक्वल नंबर ऑफ वोटर्स हो। नियरली एक एमपी के पीछे अगर लेट्स से 10,000 वोटर्स हैं या 10 लाख वोटर हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एमपी के पीछे 10 लाख है और किसी एक के पीछे 50,000 है, जो कि अब हो भी गया। जैसे कि इस आर्टिकल में बताया गया, कहीं पर तो 50,000 लोग एक एमपी चुन रहे हैं और कहीं पर 29 लाख लोग एक एमपी चुन रहे हैं। ये आर्टिकल एक बड़ी अच्छी बात बोलता है कि इससे वैसे तो वर्किंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि देखो अब ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि एक जिस एमपी को 50,000 लोगों ने चुन के भेजा है वो पार्लियामेंट में जाके क्वेश्चन नहीं पूछ सकता या वो पार्लियामेंट में जाके वोट नहीं कर सकता। काम तो वो करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि अगर किसी को 29 लाख लोगों ने चुन के भेज दिया तो उसको हम बोलेंगे भाई तू 2 वोट डाल दे, तेरे को ज़्यादा पावर्स दे देते हैं। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो पावर्स तो सेम रहेंगी, पर अगर नंबर ऑफ सीट्स चेंज किया जाता है इंक्रीज या डिक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, तो क्या होगा, जैसे कि हमें सबको पता है कि नॉर्थ की स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा फास्ट ग्रो कर गई एज़ कम्पेयर टू साउथ की स्टेट्स। अदरवाइज अगर हम बात करें बाकी मैट्रिक्स की, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसमें साउथ की स्टेट्स बेटर परफॉर्म कर गई। बट अगर आज हम पॉपुलेशन को क्राइटेरिया बनाकर लोकसभा की सीट्स को ऑल्टर करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इन दैट केस यूपी और बिहार को एक मेजर शेयर मिल जाएगा, जबकि केरला, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स को कंपैरेटिवली कम शेयर मिलेगा। अब जिन स्टेट्स की लोकसभा में सीट्स ज़्यादा हो जाएंगी, अब होगा क्या? लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। आजकल एक और डिबेट चल रहा है लैंग्वेज का कि हिंदी लैंग्वेज होगी या अपनी लोकल लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज होंगी। आपने सबने सुना भी होगा, अभी तमिलनाडु को लेकर ये केस चल रहा था। तो अगर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, लोकसभा में अगर 70% सीट्स नॉर्थ इंडिया की आ जाती हैं और 30% सीट्स साउथ इंडिया की रह जाती है, तो कहीं ना कहीं साउथ की स्टेट्स के माइंड में एक फियर आता है कि ये हिंदी डोमिनेटेड पार्लियामेंट हो जाएगा। अब अगर ये हिंदी डोमिनेटेड पार्लियामेंट हो जाता है तो उसके लिए ये ज़्यादा इजी होगा कि वो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दे, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है अदरवाइज कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। बट देन हमने इसको अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है कि इंग्लिश इज़ द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज। ऐसे और बहुत से कंसर्न्स हैं।
ये आर्टिकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलता है कि पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज करने से या रिप्रेजेंटेशन चेंज करने से, डिलिमिटेशन प्रोसेस को लाकर अब कुछ बड़े चेंजेस करने से बेटर होगा कि हम लोकल बॉडीज़ को, पंचायतों को और ज़्यादा पावरफुल करें, जिससे कि लोगों को ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेटिक राइट्स मिले। बट एट द सेम टाइम कंसर्न ये भी है कि जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, क्या उन्हें किसी तरह का इंसेंटिव मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया और जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्या उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिले कि उन्होंने एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर दी, ऊपर से उनको सीट ज़्यादा मिले। अब बात क्या है, रिवॉर्ड या पनिशमेंट की बात नहीं है, बात है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की। यहाँ पर डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो अब इनएविटेबल है, उसे तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज पॉपुलेशन तो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, बहुत डिस्प्रपोर्शनेट नंबर्स का डिफरेंस आ चुका है, तो प्रोसेस को तो अब करना पड़ेगा। लेकिन अब इसी आर्टिकल में एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर का। अब फेडरल स्ट्रक्चर, वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सिस्टम क्रिएट करता है, ना तो वो पूरी तरह से फेडरल है, ना पूरी तरह से यूनिटरी है। केसी वियर सर के अकॉर्डिंगली तो ये क्वासी फेडरल है। अब इस फेडरल स्ट्रक्चर में जो भी हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेट्स की पावर्स जो हैं उनको भी ध्यान में रखना है, और साउथ की स्टेट्स अपने लिए इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट्स मांगती हैं। तो आज जब डिलिमिटेशन की बात होती है तो इसमें कौन कौन से इश्यूज आ जाते हैं। एक इशू तो पॉपुलेशन का आ जाता है, एक इशू पॉपुलेशन के साथ साथ इसमें आ जाता है सेंटर स्टेट रिलेशंस का, फेडरल स्ट्रक्चर का, एक इसमें इशू आ जाता है लोकल बॉडीज़ का। तो इन सारे इश्यूज को अंडरस्टैंड करते हुए अगर आप इस एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ोगे तो आपके पास एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके पास किसी एक चीज़ को लेकर कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको मैं ये आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसे आप साथ साथ पढ़ सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन आर्टिकल्स में जो कुछ स्पेशल टर्म्स आती हैं उनको लेकर हम कोई सीरीज स्टार्ट करें, आप हमें वो भी बता सकते हो। मैंने इस आर्टिकल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इलेबोरेट करके डिस्कस किया है, जिसका PDF यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में हमने पिन कर दिया है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सको। थैंक यू एवरीवन।